गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और खैर बांट भी रहे होंगे। खैर बांटना ना एक ऐसी खूबी है जो ना सिर्फ इस दुनिया में आपके लिए इज्जत और आसानियों का बाइस बनती है, बल्कि जनाब आखिरत में भी आसानियां पैदा करने का सबब भी बन सकती है हमारे लिए। इसलिए हमें अपना अखलाक जो है अच्छा रखना चाहिए, दूसरों के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। अच्छा सोचेंगे और अच्छा बोलेंगे, क्योंकि बदगुमानी और जो बदजुबानी दो ऐसे ऐब होते हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए खुद भी इससे बचने की कोशिश किया करें और दूसरों को भी बचने की तलकीन करें कि वो इन दो ऐबों से जितना हो सकता है उतना बचे, ताकि उनकी जिंदगी खूबसूरत होती ही चली जाए। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद जिंदगी के लिए और उसको गुजारने के लिए सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज जिसको हम लोगों ने ठीक करना होता है वो हमारी खाने पीने की आदत होती है, हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, क्योंकि हम सब लोग फास्ट फूड के इस वक्त आदी हो चुके हैं। इसलिए नौजवान नस्ल में बीमारियों की जो शरह है वो माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि खुराक का मगरबी तर्ज दुनिया भर में मुदाफाती बीमारी ऑटो इम्यून सिंड्रोम का सबब भी बन रहा है, और दुनिया भर में लोगों की एक बड़ी अक्सरियत इस ऑटो इम्यून डिजीज में मुब्तला भी हो रही है, और जिसमें इंसान का जो मुदाफाती निजाम ही जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह ये है कि ये निजाम सेहतमंद खुलियों और हमलावर जरासीमों में फर्क नहीं कर पाता है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक मगरबी ममालिक में 40 साल पहले ही ऑटो इम्यून के जो केसेस हैं उनमें इजाफा शुरू हो चुका है, और ये रुझान ऐसे ममालिक में भी बढ़ता जा रहा है जहां ये बीमारी पहले कभी थी ही नहीं। तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मियां तारिक हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब जिस तरह मैं बात करी थी कि ऑटो इम्यून जो सिंड्रोम है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये बीमारी फैलती ही जा रही है, तो हमें बताइए कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता क्या है, और जिस तरह मैं बताई थी कि अपना ये जो मुदाफाती निज़ाम है हमारे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो इसको डिटेल में हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज के लिहाज से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक किला है जी, जिस्म आपकी इंसानी जो जिस्म है उसको एक किला समझ लें, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम है उसका वो आर्मी है, उसका मुहाफिज है, ठीक है ना। बाहर से जो भी इन्वेडर आएगा उसको हमला करेगा और उसको रोकेगा ताकि किले को कोई ख़राब ना कर सके, ठीक है ना। इसमें क्या है, मुख्तलिफ जरासीम हो सकते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इंसानी जिस्म को ख़राब करती हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम हमारा जो है उसको रोक देता है। लेकिन सम हो ये आज तक इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो तो नहीं पता चल सकी कि क्या वजह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर सामने आए हैं कि किन किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये हो जाता है। होता क्या है कि ये जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि ये अपने ही ऑर्गन्स को, अपने ही सिस्टम को रिकग्नाइज नहीं करता, और अपने ही जिस्म के सेल्स के खिलाफ, जैसे बाहर से जो इन्वेडर्स हैं उसके खिलाफ इसने डिफेंस करना होता है, तो ये हमलावर हो जाता है अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर। इसमें चंद एक चीजें जो देखी गई हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें जैसे आपने कहा ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये जो फास्ट फूड है, ये एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। उसके अलावा कुछ ये डिजीजेज जेनेटिकली डिटरमिनेंट होती हैं कि कुछ फैमिलीज में वो चलती हैं। फीमेल्स में 78% ये फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है जी। उसके अलावा जो स्मोकर है उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। जो बहुत ज्यादा मोटे इंसान है उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। जिसमें ऑलरेडी एक इम्यून डिजीज है ऑटो इम्यून, उसमें आगे मजीद दूसरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अभी तक कोई 100 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो पाई गई हैं और देखी गई हैं। लेकिन ये है कि इसमें मुख्तलिफ जिस्म के कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो इन्वॉल्व ना होता हो। इसमें जो आपके जोड़, आपके मसल्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व हो जाती है,
आपका जो इन्हजाम का सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ज़्यादा। और उसमें ये जो खाने पीने और डिफरेंट जो टॉक्सिन्स आजकल हवा में, आपके खाने पीने में, हर चीज़ में डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, ये जाके अंदर और बाकी जरासीम भी ये जाके अंदर आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा ख़राब करते हैं कि वो फिर जैसे कोई अंधा हो जाए, उसको समझ नहीं आती, जो उसके सामने आएगा उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम भी इसी तरह हो जाता है कि इसको ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि ये मेरा अपना है जिसको मैंने बचाना है, फिर जो बाहर से कोई टॉक्सिक आ रहा है, जरासीम आ रहा है, मैंने उसको हमला करना है। दूसरा, जैसे सर आपने बोला कि ये खवातीन में ज्यादा है, 78% की बीमारी खवातीन में है, इसकी क्या वजूहात है? इसकी आज तक जो एग्जैक्ट मैंने कहा कि इसकी चूंकि पूरी एग्जैक्ट वजह का ही नहीं पता चल सका, लेकिन ये है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये फीमेल्स में और खुसूसन 15 से लेके 45 साल की उम्र में ज्यादातर इसमें क्या क्या बीमारियां हैं। मसलन आपका जोड़ों का दर्द, जैसे गैंठिया कहते हैं, उसके बाद एक SLE है, यहाँ पे बटरफ्लाई रैश आ जाता है, उसके बाद डिफरेंट जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पट्टे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं और इचिंग वगैरह होती है डिफरेंट। फिर इस तरह है कि जोड़ अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसमें मॉर्निंग सुबह जब आप उठेंगे तो जोड़ अकड़े हुए होंगे, सूजे हुए होंगे, ठीक है, पेनफुल होंगे काफ़ी, और उसके बाद आहिस्ता 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 ये अपने ही उन जोड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपने देखा होगा जो गैंठिया के मरीज़ हैं उनके हाथ बिल्कुल डी शेप हो चुके होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि ख़वातीन को दौरान हमल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर वो हमला हो जाए तो उसमें उनके स्टिल बर्थ वगैरह और एबॉर्शंस वगैरह हो जाती हैं। तो इस तरह के बेशुमार प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कुछ इनमें डिजीज़ ऐसी हैं जो कि क्योर हो जाती हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देखा गया कि इसमें रिलैप्स और रिमिशन, यानी कभी ये ठीक हो जाती है बीच में खुद ही ठीक है जी, और फिर एकदम से फिर फ्लेयर अप हो जाती है और उसको कोई चीज भी ट्रिगर कर सकती है, जो चीजें हमने गिनवाई। तो इसमें करना तो ये, और जैसे मैंने जिस्म के किसी भी हिस्से को ये इन्वॉल्व करेगा तो उसकी डिफरेंट अलामात हो जाती है। ठीक है, तो सर ये काबिले इलाज मर्ज है, या अगर एक दफा ये हो जाता है हमें तो फिर इससे जान छुड़वाना जो है वो मुश्किल हो सकता है? अच्छा, मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीजेज जो है ना वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग है, मोस्टली चंद एक हैं जो कि क्योरेबल है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि दवाइयों के साथ, अब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको गैंठिया कहते हैं, ये अगर शुरू में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये काफ़ी हद तक 80-90% हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें इंसान क्रिपल्ड हो जाता है, तो बिल्कुल उसके जोड़ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, और उसका जो कार्टिलेज होता है अंदर हड्डियों के ऊपर, जो नरम हड्डी चढ़ी होती है जोड़ों के ऊपर, वो मेन चीज है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका जोड़ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा। तो हमने ऐसी अब एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स आ गई हैं जो कि इस डिस्ट्रक्शन को रोक देती है। तो लिहाजा इसके 100% अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम 70-80% उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर ये होता है कि इसमें बाज़ औक़ात ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेडिसिन के ही इसकी रिमिशन हो जाती है, ठीक हो जाता है और काफी अरसा वो ठीक रहता है। फिर कोई ट्रिगर आता है या कोई चीज और फिर इसको वो फ्लेयर अप कर देती है, फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो असल चीज ये है कि इसके डिफरेंट टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, उससे ये पता चल जाता है। सिम्टम्स जो है, अलामात, उसको आप देख के तो आप सोचते हो। अच्छा, फिर ये है कि आपने उसकी ये भी हिस्ट्री लेनी है कि आपकी फैमिली में तो नहीं किसी को, मतलब ये फैमिलीज में भी रन करता है, भी हो सकता है जी, मोरूसी भी हो सकता है। फिर उसकी जो आदत है कि वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सैर शहर अगर वो बिल्कुल नहीं करता, तो ये सारी चीजें आपको उसकी नोट करके और उसके बाद टेस्ट आके फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं। और चंद एक दो बीमारियां ऐसी हैं कि वो बड़ी बड़ी ऑब्वियसली विजिबल होती हैं कि इसको ये फलां डिजीज है, जैसे SLE है, आप देखने से ही यहाँ पे बटरफ्लाई रैश होगा, ठीक है जी, उसको मुख्तलिफ जोड़ों की तकलीफें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम तर लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस है? बिल्कुल भी नहीं है। और गैंठिया के मरीज क्या करते हैं कि वो शुरू में इधर उधर से दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेन किलर्स,
और जब वो उनके जोड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब उनका कोई हेल्प नहीं की जा सकती, तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। लिहाजा कोई भी बीमारी जो कि आपका लंबा अरसा की होगी हो, ठीक है, आपकी फैमिली में रन कर रही हो, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखा के और उसका हल निकालना चाहिए शुरू में। अगर शुरू में आप उसे कंट्रोल कर लेंगे तो आप बड़ी जल्दी उस बीमारी के ऊपर काबू पा लेंगे। पा सकते हैं, बिल्कुल। चले 100% नहीं तो 80-90% तो आप उसको क्योर उसको ट्रीट कर सकते हैं ना, ठीक है जी, ताकि आप उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें कंप्लीट डैमेज हो जाती हैं चीजें, उससे आपको बचाया जा सके। तो इसलिए चाहिए ये है कि लोगों को जब भी कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे अरसे तक चल रही है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स के साथ और अपने टेस्ट कराने चाहिए। और ये टेस्ट करा के अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो मेन इसका है। और प्लस ये है कि अपना लाइफस्टाइल हमने चेंज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि किस एज से ये होना शुरू होता है? क्या कोई एज लिमिट है या किसी भी एज में ये हो किसी सकता भी है? एज में हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि खवातीन में ज़्यादातर पाई जाती है और उसमें आम तौर पे जो एवरेज एज है वो 15 से 45 साल की उम्र में ठीक है। ये शुरू हो जाती है। लेकिन यह है कि इसमें बच्चे भी नहीं, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस बच्चों में भी होता है, ठीक है जी, और भी बाकी भी कई बीमारियां जो बच्चों में भी पाई जाती हैं, बड़ों में भी होती हैं, लेकिन एवरेज एज जो है ना वो ये है। लिहाजा 3-4 चीजें कि बीइंग ए फीमेल, अगर औरतों में चूंकि ज्यादा पाई जाती है तो उनमें अगर इस तरह की कोई लंबी अरसे की बीमारी है तो उन्हें सोचना चाहिए, और उनकी फैमिलीज में अगर है तो उनको जरूर सोचना चाहिए। और बाकी ये है कि आप दवाइयाँ, मतलब कोई अगर आम नॉर्मल सी कोई डिजीज है तो या खुद ही ठीक हो जाएगी या थोड़ी सी आपने मेडिसिन ली तो वो ठीक होगी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो जान ही नहीं छूट रही। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथ पांव अकड़े होते हैं और वो से आधा पौना घंटा लग जाता है उनको सही वर्किंग करने में, वरना वो स्टिफ हुए होते हैं। तो इस तरह की कोई भी तो फिर चीज, ये अलामात हैं, ये अलार्मिंग अलामात हैं कि आप लोगों ने जो है डॉक्टर से रुजू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुझे डॉक्टर साहब बता दें, अमूमन अगर ये हमें बीमारी हो जाती है, सिंड्रोम हो जाता है हमें, ऑटो इम्यून सिंड्रोम, तो इसके बाद हमारे जो कौन कौन से अज़ा हैं जो ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं? लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ हिस्सों को हमारी बॉडीज़ के इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और अगर इब्तदाई तौर पर उनका इलाज ना किया जाए तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए जी, इसमें ख़वातीन में क्योंकि मेल्स की बीमारियां थोड़ा फ़र्क है, ख़वातीन की अलग है। टॉप 10 डिजीज़ जो है ना डेथ की कॉज फीमेल्स में, उसमें ये ऑटोइम्यून शामिल है। तो लिहाजा अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आप पहले इंतहाई क्रिपल्ड हो जाएंगे और उसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है इसी बीमारी की वजह से। लिहाजा ये इसको इतना इजी ना लिया जाए। और लेकिन शुरू की ट्रीटमेंट में अब काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी हद तक इस डिजीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। ठीक है। लिहाजा असल चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसको डिले, इसके डायग्नोसिस को डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप में जैसे गिनवाया कि फैमिली हिस्ट्री है, बीइंग ए फीमेल, और अगर ओबीस भी हैं और देखा गया कि ये चीज़ें मेरी ठीक नहीं हो रही, तो ये आपको फौरी कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको मेरे सोचना चाहिए और इसको डायग्नोस कराना चाहिए, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट, मेन स्टेज जो है वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। वो और अभी तक पहले तो होता था कि इसकी कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ स्टीरॉयड होते थे, वही दिए जाते थे, लेकिन अब जो है इसकी दवाई भी आ गई है, भी काफी मेडिसिन आ गई है, मेडिसिन आ चुकी हैं जो आपको वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है ये बीमारी, लेकिन आपको किसी हद तक जो है ये ठीक भी कर सकती है। तो डॉक्टर तारिक मियां, फैमिली फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस ऑटो इम्यून सिंड्रोम के हवाले से जनाब हमने बात की है कि इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ये होता क्या है, इसको किस तरह इसकी तशखीस हो सकती है और इसका इलाज क्या है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं और आपको भी इस हवाले से अवेयरनेस पहुंचाई है। तो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए शहर लाहौर और उसके बासियों के मसाइल के हवाले से, तो शहरियों के लिए गाड़ी लेना या फिर बेचना एक अच्छा खासा मेहनत तलब काम है, क्योंकि गाड़ियों की ट्रांसफर के लिए एक्साइज ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं और कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए टाउट या फिर रिश्वतखोर माफिया शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा देते हैं। लेकिन अब महकमा एक्साइज पंजाब ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं अपनी, और एक्साइज दफातर में मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं और सिस्टम की चेकिंग का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा और सारा प्रोसेस बायोमेट्रिक होगा। यानी कि कल 13 जनवरी को बायोमेट्रिक सिस्टम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा और जिसके बाद से अब गाड़ियों की ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ही होंगी। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा, शहरियों और महकमा एक्साइज को इस सिस्टम से क्या फायदा पहुंचेगा और शहरी इस निजाम से कैसे मुस्तफीद हो सकेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी एक्साइज हैं रिजवान अकरम शेरवानी साहब और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल अली। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और राहिल आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं बताई थी कि कल से जो नया सिस्टम है ट्रांसफर और वेरिफिकेशन का उसको मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, आगाज भी हो जाएगा बाकायदा से। हमारे देखने वालों को बता दें कि गाड़ी की मुंतकली के लिए मतलब बायोमेट्रिक आखिर क्यों जरूरी है? जी, एक तो ये कि गाड़ी जब आप बेच देते हैं और अगर बेचने के बावजूद अगर आपके नाम पे है तो उसकी काफ़ी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आप ठीक है। नंबर वन, जो अगर किसी टैक्स अथॉरिटी को किसी को टैक्स के सिलसिले में नोटिस भिजवाना है तो वो आपके नाम पे आएगा। वो लोग समझेंगे कि जी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो समझेंगे गाड़ी आपके नाम पे जब तक कि गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरा, उसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी लाहौर में जा रही है तो सेफ सिटी के कैमरा के अंदर आ जाती है, कोई ट्रैफिक वायलेशन होती तो वो चालान आपके नाम पे आएगा। बिल्कुल ऐसे। तीसरा ये है कि अगर किसी क्राइम के अंदर वो गाड़ी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो भी आप ही के पास आएंगे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले। तो इसलिए सब लोगों के मफाद में ये है कि जैसे ही गाड़ी बेचें उसको फौरी तौर पर ट्रांसफर कर लें, उसी दिन ट्रांसफर करवा। अगर वो आप ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो ये तीन जो कम अज कम चीज़ें जो है ये खुदा ना खासा किसी को भी फेस। लेकिन कितने दिनों में जो है ये गाड़ी बेचने वाले या खरीदने वालों को ट्रांसफर कराना पड़ेगा? लॉ में है कि मैक्सिमम विद इन 30 डेज आपने ट्रांसफर करवानी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो खरीदार है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। लेकिन होता ये है कि जो खरीदार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है, लेकिन उसके चूंकि अपने मफाद में होता है कि गाड़ी वो ट्रांसफर ना करवाए, क्योंकि चालान उसके पास नहीं आएंगे, कोई और इशू होगा तो उसके नहीं नाम पे नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको ड्रैग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके 2-3 महीने 2-3 साल तक कई लोग जो है वो ट्रांसफर नहीं करते। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा ओपन ट्रांसफर लेटर। जी। तो ओपन ट्रांसफर लेटर पे चलने का मतलब ये है कि गाड़ी पिछले ओनर के नाम है और चला आप रहे हैं और जो भी पेचीदगियां होंगी, जो भी टेंशन होगी वो पिछले वाले को भुगतना पड़ेगी। राहिल, मुझे आप बताइएगा ये सिस्टम क्यों इतना जरूरी था? दूसरा, शहरियों को क्या क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि महकमा एक्साइज की कामयाबी है कि ये सिस्टम की तरफ चले गए। एक तो इसमें बहुत सारी जालसाजी इसके अंदर इन्वॉल्व थी और शिरवानी साहब ने बताया नहीं, बहुत से केसेस का सामना करना पड़ता था। लोग गाड़ी बेच देते थे, बाद में कोई तनाज़ा होता था तो कहते थे हमने बेची नहीं है, हमारे साइन जाली हैं या हमने अंगूठे नहीं लगाए या ये चीज़ें, और उनको बड़ा फेस करना पड़ता था। शिरवानी साहब बैठे हैं। और दूसरा बात है बेनामी गाड़ियाँ, जो ये माफिया से जो अब चाहते थे कि हमारी आमदन या हमारी गाड़ियाँ शो ना हो, वो ओपन लेटर पे गाड़ियाँ चलाते रहते थे, वो अपने नाम करवाते नहीं थे, जिससे पता नहीं लगता था कि मेरे नाम पे कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। दूसरा, इससे एक महकमे को खजाने को भी नुकसान होता है कि आपने जब गाड़ी लेनी है उसको ट्रांसफर करवाएंगे तो पैसे आएंगे सरकारी खजाने में। जब आप 10-10 साल या 3-3 साल उसको ट्रांसफर ही नहीं करवाएंगे तो उसको रेवेन्यू को भी लॉस है कि आप अपने नाम गाड़ी नहीं करवाते। फिर क्राइम की सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब थी। सेफ सिटी की जानिब से, शहरियों की जानिब से शिकायत आ रही थी, इनको भी शिकायत आ रही थी। लोग गाड़ियाँ अपनी आके ब्लॉक करवाते थे कि हमने गाड़ियाँ बेच दी हैं, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करवाई लोगों ने, हम चलान जो है वो हमारे नाम पर आ रहे हैं। इसी तरह जब कोई क्राइम होता था, जाते थे इन्वेस्टिगेशन में, पता लगता था गाड़ी तो 10 साल पहले की बिकी हुई है, ओपन लेटर पे चल रही है अभी तक। अच्छा। तो अब सूरत ये होगी कि पहले तो जालसाज माफिया ये होता था, जाली साइन किया, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई, अपने नाम करवा दी, मेरे नाम करवा दी। अब खरीदार का और फरोख्त करने वाले को दोनों को बायोमेट्रिक होगी, ताकि कल को ये मुकर नहीं सकेंगे कि हमने गाड़ी बेची नहीं है या हमने खरीदी नहीं है। या अब जो भी शख्स बेचेगा, जो भी खरीदेगा, उसकी फौरी बायोमेट्रिक होगी। 30 दिन के अंदर बायोमेट्रिक करवाएंगे। अगर 30 दिन के अंदर नहीं करवाते, जो सिस्टम पे आपने अपना डाटा अपलोड किया होगा, तो वो फिर आपको दोबारा 30 दिन के बाद उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे एक तो महकमे के रेवेन्यू में इजाफा होगा, जालसाजी खत्म होगी, बेनामी गाड़ियां जिनके नाम पे होती थी वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी। और हर बंदे की ये कोशिश होगी कि पता नहीं जिससे हमने गाड़ी खरीदी है कल को वो रहता भी है कि नहीं रहता। फिर वो लंबा प्रोसेस है, आप सक्सेशन में जाएंगे, अदालत से आप ऑर्डर लेकर आएंगे, फिर वो
सिस्टम में जाएंगे तो लोगों की यही कोशिश होगी कि हम कम से कम गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल या दीगर व्हीकल्स अपने नाम पे करवा लें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा अच्छा एक अचीवमेंट है महकमा एक्साइज की। और मैं आपको बताऊं मुनीबा के पंजाब में बहुत से सरकारी महकमे हैं, लेकिन जो महकमा एक्साइज में जिद्दत आई है पिछले 1-2 सालों में वो बहुत ज़बरदस्त है। आप ई पे टोकन देख लें, उसके बाद आप ऑनलाइन ऑक्शन आपने ऑनलाइन पे चल रही है, अब आप ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन आप उस पर ले आए हैं बायोमेट्रिक पे। अब और भी आगे चंद टाइम के टाइम वो अपने अंदर जिद्दत लेकर आना शेरवानी साहब आपको बताएंगे कि अब वो गाड़ियों की जो कॉपीज हैं वो भी कंप्यूटराइज आ जाया करेंगी। तो वो बहुत सी ऐसी जिद्दत है जो महकमा एक्साइज ला रहा है। मेरा ख्याल है शहरियों को शायद अब दफातर जाने नहीं पड़ेगा, घर बैठे वो अपने मोबाइल से सारी जो है ना वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको अप्रिशिएट करना भी बनता है। दूसरा सर हमें बताइएगा कि गाड़ी की ट्रांसफर के वाले से फीस क्या होगी फिर इसकी बायोमेट्रिक? गाड़ी की ट्रांसफर की फीस जो है उसमें कोई अंदर कोई चेंज नहीं है। अच्छा, सारे टैक्सेस वही हैं, सिर्फ 120 रुपए हैं जो कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हैं। इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि 120 रुपये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ऊपर है, लेकिन जो टीओ फॉर्म पहले ख़रीदना पड़ता था तो उसके सारे वो 300-400 रुपये वो लग जाता था लोगों का। तो वो पैसे आपके कम हो गए, तो इन अ वे पैसे कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। अब आपको ट्रांसफ़र के ऊपर कम पैसे देने पड़ते हैं, प्लस वो जो टाइम का फैक्टर है कि जो आपका टाइम कंज्यूम होता था दफ्तर में आने जाने का, वो भी आप टाइम इज मनी, तो वो भी लोगों का ज़ाया होता था, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सवाल अगर इजाज़त हो तो पूछ सकता हूँ? अच्छा सर, क्योंकि पेपरलेस सिस्टम हो गया, फाइल्स आएंगी नहीं, लोग बायोमेट्रिक पे चले जाएंगे, तो माजी में ऐसी शिकायत आती रहती थी और आप लोग खुद पकड़ते थे, जाली फाइल्स आ जाती थी और आप लोग उसको फौरी मौके पे पकड़ लेते थे, और बहुत से ऐसे केसेस सामने भी आए। तो अब अगर ये जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पुरानी अगर फीडेड हैं, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? या कोई जालसाजी के साथ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं और वो आपकी क्योंकि फाइल अब चेकिंग से नज़रों से नहीं गुजरेगी, उसके लिए भी कोई बंदोबस्त है सर? लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए तो जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, जो वेरिफिकेशन हैं, वो पहले भी मौजूद थे, वो हम वेरीफाई करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। और जो तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो चीज़ें मौजूद रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं। ये है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए। अब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है तो इसका मतलब जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है वो बेच रहा है, और जिसके नाम पे ये ट्रांसफ़र होनी है वो भी आज बायोमेट्रिक दे रहा है, और वो भी कल को ये नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं की है। अब इसमें हमने ये सोचा कि अब थोड़ा सिनेरियो अगर डेवलप करें कि सपोज को फेक फाइल के साथ गाड़ी, तो बायर और सेलर दोनों का बायोमेट्रिक मौजूद है, तो तीसरा बंदा तो है ही कोई नहीं जो फाइल जो देगा। तो इसलिए दोनों के इंटरेस्ट में है, वही फाइल होगी, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होंगे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इसलिए कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा सर हमने देखा था कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है ना इस सिस्टम को लाने के लिए बहुत अरसे से ऐलानात भी कर रहा था, लेकिन ये फिर भी ताखीर का शिकार हो रहा था। क्या रुकावटें थी जो पेश आ रही थी आप लोगों को? एक तो ये कि इसके साथ चूँकि पेमेंट का भी एक वो प्लेटफॉर्म जो है वो लिंकअप करना था। अच्छा, पेमेंट के साथ ये है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पे जाते हैं तो सिंपल ट्रांसफ़र फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है, उसके साथ और भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी का टैक्स जो है 4 साल से या 5 साल से नहीं पे हुआ, वो भी इसके साथ है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इसको कॉम्प्रीहेंसिव बनाना पड़ता है कि ये ना हो कि सिस्टम के अंदर कोई लूप होल्स रह जाएं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो। अच्छा, तो हमने इसको कॉम्प्रीहेंसिवली टेस्ट किया बार बार कि किसी जगह के ऊपर जो भी एप्लीकेबल फीस एंड टैक्सेस है वो जब ये ट्रांजेक्शन हो तो कंप्लीट हो। दूसरा इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि ऐसी गाड़ियाँ जो कंपनीज के नाम पे रजिस्टर्ड है, बाकी जगहों पे तो बायर सेलर आ जाता है तो बायोमेट्रिक, अब कंपनी के नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर है उसको कैसे करेंगे? ठीक है। तो वो फिर हमने ये कि उनके लिए लॉगिन क्रिएट करना, जो ओनर है फैक्ट्री का या जो बिजनेस का ओनर है, अगर उसके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है तो वो अपने ऑथोराइज पर्सन को किस तरह से ऑथोराइज करेगा थ्रू सिस्टम, वो हमने एक डिज़ाइन करना था। वो खासा मुश्किल काम था, तो वो भी कर दिया, यानी कि वो अपने लॉगिन पे जाके किसी को ऑथराइज कर सकते हैं और उसकी अथॉरिटी को वापस भी ले सकते हैं। फिर जिसको ऑथराइज वो करेंगे फिर उसके बायोमेट्रिक पे गाड़ी ट्रांसफर होगी। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से थोड़ा सा तो सर ये तो ट्रांसफर का सिस्टम है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सर इसमें बायोमेट्रिक का क्या सिस्टम है? न्यू रजिस्ट्रेशन के अभी फिलहाल तो हमने ये किया है कि जो जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होनी है उसका बायोमेट्रिक होगा, बट जिसने गाड़ी बेची है अभी फ़िलहाल उसको इस रिजीम में नहीं रख रहे। वो आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे सेल होती है, इंपोर्टर होते हैं, वो गाड़ी बेच के पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, फिर उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर जो इसके नाम पे रजिस्टर होगी उसका बायोमेट्रिक होगा, और सब्सिक्वेंटली जितनी भी ट्रांसफर होंगी वो बायोमेट्रिक पे होंगी। ठीक है जी, डीजी एक्साइज रिजवान अकरम शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और राहिल अली नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। राहिल आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब, ये जो गाड़ियों का मसला था ट्रांसफ़र और वेरिफिकेशन के हवाले से, ये तो हल हो गया है महकमा एक्साइज की तरफ से, और बड़ा अच्छा ये कदम उठाया गया है। तो आज जिस किताब का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं उसका नाम है द स्टूडियो
फ़िलोसफ़ी। मुसन्निफ़ शायर अदीब अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस किताब से हमारा तारुफ़ करवाएंगे, तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और इसका तारुफ़ सुनते हैं। जी अहमद साहब। शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब न सिर्फ ये कि फ़लसफ़े के तालिब इल्मों के लिए एक तोहफ़ा है, बल्कि हर सोचने समझने वाले इंसान के लिए एक बेमिसाल तोहफ़ा है, और वो किताब है द स्टोरी ऑफ फ़िलोसफ़ी बाय विल ड्यूरां। विल ड्यूरां की किताब द स्टोरी ऑफ फ़िलोसफ़ी, इसने दुनिया भर में फ़रोख्त होने का रिकॉर्ड कायम किया फ़लसफ़े के मौजू पर लिखी हुई किताब ने। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर खूबसूरत किताब होगी। पाकिस्तान में इसका तर्जुमा सैयद आबिद अली आबिद साहब ने किया दास्तान फ़लसफ़ा के नाम से, और इसी तरह निशात फ़लसफ़ा जो कि दूसरी किताब है विल ड्यूरां की, द प्लेजर ऑफ फ़िलोसफ़ी के नाम से, तो उसका तर्जुमा किया। विल ड्यूरां कहते हैं कि फ़लसफ़ा चूँकि ज़ाहिर है हज़ारों साल पुराना मज़मून है और इस पर हज़ारों सालों से लोग अपनी जो है सोच विचार इस पर करते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ये किताब लिखने की ज़रूरत पेश आई। एक्चुअली ये भी बहुत पुरानी किताब है, पिछली सदी की किताब है, तो इसलिए पेश आई कि साइंस बहुत आगे चली गई। मसलन उसने कहा कि हर तरह की साइंस, सोशल साइंसेस भी, अप्लाइड साइंसेस भी, नेचुरल साइंसेस भी, कहते एक जहान आबाद हो गया। तो वो जो मुसल्लमात को चैलेंज करने वाली फ़लसफ़ा वाली ये फ़िलासफ़ी होती थी, मुसल्लमात को चैलेंज करने वाली, उसका जो वो काम है वो ज़रा महदूद हो गया, लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेना कम कर दी। तो बहरहाल ये किताब बताती है, इसकी किताब की फ़रोख्त बताती है कि बहरहाल विल ड्यूरां ने जो महसूस किया था वो काफ़ी हद तक दुरुस्त था, लेकिन उनकी खिदमत ने ये दोबारा से इसको गोया ज़िंदा कर दिया। अब बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं फ़लसफ़े की, हिस्ट्री लिखी गई है फ़लसफ़े की, जिसमें रसल की आजकल की जो बेहतरीन किताबों में से गिनी जाती है वो रसल की किताब है, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है उसके साथ। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा। इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत सलीस अंग्रेज़ी में लिखते थे, बड़ी आसान ज़ुबान में लिखते थे, और इन्होंने इसको जो जिस तरह जब चैप्टराइज़ किया इस किताब को, तो प्लेटो से, अफलातून से शुरू किया। हैरत की बात है कि सोक्रेटीज़ से शुरू नहीं किया, यानी अलग से उसको चैप्टर नहीं दिया। तो इसमें हैरत वाली बात है, सच कोई है भी नहीं, क्योंकि सुकरात भी हम तक अफलातून के ज़रिए ही पहुंचा है। मुकालमात दे फलातून न लिख सकी, लेकिन तो उन मुकालमात के नतीजे में हमने सुकरात के बारे में जाना। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसका एरिस्टोटल के बारे में है, और साथ उन्हें लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल एंड ग्रीक साइंस। जी हाँ, फ़लसफ़ा जो था वो प्लेटो तक था, एरिस्टोटल के बाद फ़लसफ़ा साइंस के करीब तरीन पहुँच गया, क्योंकि इसने बॉटनी पे, ज़ूलॉजी पे, हर चीज़ पे साइंटिफिक अंदाज में ऑब्जर्वेशन, जो मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड मुशाहिदे की बुनियाद पे इसने अपनी रीडिंग्स लेना शुरू की और लोगों को बताना शुरू किया। उसके बाद फ्रांसिस बेकन है, स्पाइनोज़ा है, स्पाइनोज़ा की जो तसव्वुफ़ है, जो पैंथीज़म है, वो हैरान कुन है। और उसके बाद इमैनुअल कांट है, वोल्टायर एंड द एनलाइटनमेंट, शोपेनहावर को पढ़े बगैर आपको नीत्शे कभी भी समझ नहीं आएगा। नीत्शे हम बोलते हैं नीचा, इसका सही तलफ़ुज़ है, मैंने जो अहले ज़ुबान से सुना। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर है, और फिर आखिर पे कंटेम्प्रेरी यूरोपियन फ़िलासफ़र्स का एक चैप्टर है, और पूरा कंटेम्प्रेरी अमेरिकन फ़िलासफ़र्स का। विलियम जेम्स के जॉन डेवी पे आके ख़त्म करते हैं, लेकिन बीच में साथ ही विलियम जेम्स भी है। विलियम जेम्स के बारे में कहा जाता है कि एक ज़माना था कि जब सारा इल्म जो था वो यूरोप से अमेरिका जाता था, यानी उस दरिया का बहाव जो था वो फ्राम यूरोप टू अमेरिका था। विलियम जेम्स ने इस दरिया को उल्टाया। तो विलियम जेम्स एक अजीम अमरीकी नफ्सियातदान है, मुफक्किर है। जब ये आया तो यूरोप की यूनिवर्सिटियों ने इस अमेरिकन को बुलाना शुरू किया, तो ये इतना अहम आदमी है। तो गोया जो विल ड्यूरां हैं, इन्होंने पूरी जो फ़लसफ़े की एक पूरी रिवायत है उसको इस छोटी सी किताब में समो दिया। बहुत खूबसूरत किताब है, साफ़ सुथरी अच्छी ज़ुबान में लिखी हुई किताब है। मसलन हमें हेगल के बारे में हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। इसी तरह कांट जो है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करता था। दोनों जर्मन ज़ुबान में लिखते थे, और शोपेनहावर भी जर्मन है, और नीत्शे भी जर्मन है, नीचा भी जर्मन है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिर क्या बचता है ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि अगर हम अंग्रेज़ी समझ सकते हैं तो उनके तराजुम अंग्रेज़ी में पढ़ लें, या फिर उर्दू में बहुत अच्छे तराजुम हुए हैं, बहुत अच्छे। डॉक्टर नईम साहब का, जैसे मैंने एक प्रीवियसली एक किताब में जिक्र किया था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तराजुम किए हैं, हेगल का, डेकार्ट का, मार्क्स का, हर एक का जिक्र किया है उन्होंने। तो अगर हमने अपने ज़माने को समझना है, फ़लसफ़ा आज भी उतना ही अहम है। कोई सोशल साइंस ऐसी नहीं है जो कि फ़लसफ़े के पस मंज़र के बग़ैर खड़ी हो।
हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है फ़लसफ़े की वजह से, हमारे अंदर सवाल पैदा करने की अहलियत फ़लसफ़े के मुतालिक से पैदा होती है। हम बड़े बड़े मुसल्लमात, यानी अगर ये कौवा काला है तो ये मुसल्लमात में से गिना जाता है, लेकिन जो फ़लसफ़ा है वो आपके अंदर ये जुर्रत पैदा करता है कि आप इस पर क्वेश्चन कर सकें कि नहीं, कौवा काला ही नहीं और भी तो हो सकता है कुछ। तो ये है कमाल फ़लसफ़े का। तो अगर आपको फ़लसफ़ा जो उम्मुल उलूम कहलाता है, मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस, उसके बारे में जानना आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम है। तो ये किताब आपके लिए अक्सर की हैसियत रखती है। तो जनाब, जिनका इंटरेस्ट है फ़लसफ़े में और जो इस हवाले से किताबें पढ़ते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड किताब है द स्टोरी ऑफ फ़िलॉसफ़ी, कि वो इसको पढ़ें और फिर हमारे साथ शेयर भी करें कि उनको कैसी लगे। और आप लोग भी अगर किसी किताब का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नाजरीन, खिदमत खल्क एक ऐसा जज्बा है जिसे इंसानियत की मेराज कहा जाता है, और इस जज्बे से सरशार लोग अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में वक्फ कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में सबसे बड़ा जो सोशल वर्क है वो समाजी मसाइल के हवाले से अवेयरनेस फैलाना है। और आज हम खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार एक ऐसे ही नौजवान को हमने दावत दे रखी है जो कई सालों से मुआशरे की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ लिटरेचर के फ़रोग के लिए भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। नौजवानों में लिटरेचर और किताबीनी का शौक बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स का एहतमाम भी करते रहते हैं। तो वो ये सब कैसे और कब से कर रहे हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमान महमूद मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं। नुमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन, थैंक यू। नुमान, जैसे मैंने बात की कि आप एक समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, और दूसरा ज़कात और अशर कमेटी का जो है इंतज़ाम भी आपने संभाला हुआ है। तो पहले तो इस कमेटी के हवाले से हमें बताइएगा कि किसी भी इलाके में ज़कात और अशर कमेटी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर लाहौर न्यूज़ का। देखें, जो इलाकाई सतह पे जो लोग होते हैं उनको जो अकोमोडेट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें और स्कॉलरशिप है, उस हवाले से ये है कि उनको मुकम्मल तौर पर उनकी जो है एक तो पहले जांच पड़ताल की जाती है कि ये प्योर डिजर्विंग लोग ही हैं और उनमें से कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। अच्छा। तो ये पहले जांच पड़ताल, एक हमारा जो नुमाइंदा होता है उसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं, वो हम तक जो है वो मसूल करवाता है वो उनकी दरखास्तें भी और सारा, फिर हम उसको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको सर्च करते हैं। जब हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल उस पहरन में या उस दायरे कार में जो है वो शामिल है, तो उस सूरत में जो है हम लोग जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उस इलाकाई सतह पे। और ये 11 है इन लोगों की तादाद टोटल। अच्छा। इलाके की मुनासब से हर यूनियन काउंसिल का अलहदा चेयरमैन मुकर्रर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। ठीक है, तो फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कितना के जो हमें दरखास्त मौसूल हो रही है वो साइल जो है वो जरूरतमंद है भी है कि नहीं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? उसके लिए उसकी एक आईडी कार्ड की कॉपी हमें दरकार होती है। उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं वो रखी गई हैं। एक उसमें यानी कि जो विडो है, एक तो उसकी कैटेगरी है, एक यतीम है और एक जो इंतहाई गरीब है, जो इंतहाई डिजर्विंग जो जोन के अंदर आता है। ये उन लोगों के लिए जो है ये कैटेगरीज, और उसके साथ साथ डिसेबल है, उसका डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो दरकार होता है हमें। और दूसरा मुझे बताइए कि आप लोगों के पास, ही कमेटी के पास कितना इख्तियार होता है, वो कि कितनी रकम तक वो जारी कर सकते हैं? जी, वो हमारी कमेटी के पास ये इख्तियार आते हैं कि हम उनको जो है 9,000 रुपया पर मंथली जो है हम उन्हें वो करते हैं। और उसके साथ साथ हम उनको जो उनमें ख़वातीन मोस्टली होती हैं, आप जानते हैं कि ख़वातीन हर शोबा है ज़िंदगी में तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रही हैं, और उस हवाले से हम उनको सिलाई मशीन्स और इस तरह की चीज़ें भी और जहेज फंड भी उसमें हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने बच्चा या बच्चे की शादी के सिलसिले में जो है ना जो आजकल रिक्वायरमेंट्स है उसको सर अंजाम दे सके, उसको पूरा कर सके। तो क्या आम शहरी भी इस ज़कात और अशर के जो फंड्स हैं उसमें अपनी रकम जमा करवा सकते हैं?
जो यानी कि डोनेट जिन्होंने करना चाहिए, donate जी करना बिल्कुल, वो है। हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार है और किसी की खिदमत करना चाहता है, जैसे हाली ने कहा था, ये पहला सबक है किताब खुदा का, कि सारी मखलूक कुंबा है खुदा का। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के खूबसूरत अशार है। तो आप कब से इस चीज में आए और आपने कब से ये खिदमत खल्क जो है ये शुरू किया? जी देखिए, जज्बा जो है वो शुरू से ही था। अगर आपके अंदर जज्बा हो और आपको निखारने वाला मिल जाए, जैसे पंजाबी से कहते हैं मुर्शिद बिन राह नहीं मिलता, तो आपको जब तक कोई निखारने वाला मिल जाए, आपकी सलाहियतों को जो है बरूए कार लाने वाला मिल जाए, तो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बहुत ज्यादा निखारा। उन्होंने ये कहा कि आपके अंदर शुरू से ही जज्बा था उर्दू लिटरेचर को पढ़ने का और उसको जो है आप शेरी इस्तिलाह जो है वो समझते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसकी तरफ मैंने फिर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी शायरी लिखी, वो भी मैंने प्रेजेंट की, जो मुख्तलिफ मैगजीन्स और मुख्तलिफ जो रसाइल और जराइद उर्दू में कहते हैं, तो उसमें भी पब्लिश हुई। तो वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में जो है वो सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने मुख्तलिफ NGOs के साथ भी काम किया। उसका मुझे ये सिलसिला हुआ कि मैं 2012 में पाक टी हाउस का भी मेंबर हुआ। वहाँ पे हम लोग जो है यूथ को मोबिलाइज करते हैं कि इकबाल की जो फलसफा खुदी है उससे उजागर हम उनको करें, और जो हमारे शोराए कराम हैं, जैसे नासिर काज़मी हैं, हबीब जालिब साहब हैं, उन्होंने जो मैसेज हमें दिया सोसाइटी को कि आप हक और सच के लिए जो है वो तादमे आखिर जो है वो डटे रहें, उससे बिल्कुल किनारा ना करें। तो हम अवेयरनेस, शऊरी आगाही के ऊपर जो है पाक टी हाउस में हर हफ्ते को हम इजलास भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े शायर हजरात, जिसमें नामवर शायर अमजद इस्लाम अमजद साहब, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब जैसे लोग। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि क्या ग्राउंड है हमारी। और उसमें जो यानी कि जो शायर हजरात हैं वो अपनी शायरी तनकीद के लिए भी पेश करते हैं, और तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। तनकीद बराए इस्लाह के जिम्रे में जो है हम उनको मौका देते हैं कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसे उजागर करें। तो मैं 2012 में सबसे पहले मेंबर बना था पाक टी हाउस का, जो वॉल्ट सिटी के अंडर ये पाक टी हाउस है। और ये बहुत मैं आपको इसकी एक और तारीख बताता चलूं कि ये जो है यूथ के लिए और नए लिखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा जो है माहौल वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी लोगों को तक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लिखना चाहते हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं है, वो पाक टी हाउस में जो मुहाफिल होती हैं उनको जो है ऑन करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, तो वो देखेंगे कि वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होना, जो वो कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और मुआशरे के सामने जो है वो। लेकिन दूसरा नुमान मुझे बताइए कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो किताब पढ़ने का शौक है खास तौर पर नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। आपको क्यों लगता है, क्या है इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि हमने शॉर्टकट जो है रास्ते उनको जो है वो अपनाना शुरू कर दिया है। हम कहते हैं कि हमें बस नोट्स मिल जाएं। और एक किसी इंग्लिश राइटर ने कहीं पे मैंने पढ़ा था, वो कहा था, उन्होंने कहा कि आपको आपके पेरेंट्स जब ये कहते हैं ना कि आप पढ़ लीजिए और आपको उनकी बात उस उम्र के हिस्से में पसंद नहीं आ रही होती अमूमन के, यार ये हर टाइम मुझे इस तरह से कहते रहते हैं, तो कहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू उस वक्त जारी होते हैं जब आप अपने एक फ्रेंड से कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा पेपर करवा दीजिए, या जैसे हमारे यहाँ अमूमन कोशिश हम लोग करते हैं जब स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपको दिखाने के बजाय अपने पेपर के ऊपर हाथ रख लेता है कि कहीं इसके नंबर्स मेरे से ज्यादा ना आ जाए। तो ये कंपटीशन है, ये हमें उम्र के उस हिस्से में जो है, जिस हिस्से में हम होते हैं, तब तो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो कहते हैं कि आंख से आंसू उस वक्त जारी होते हैं कि जब वो हमें पेपर करवाने से या कुछ बताने से इनकार कर देता है। लेकिन जो हमारे तालीमी इदारे हैं, आपको क्या लगता है वो बच्चों के अंदर जो लिटरेचर का शौक पैदा करने के वाले से कितना अहम किरदार अदा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखें, वो मैं उनके इदारों के मुतालिक क्या बात कर सकता हूँ। आजकल जो सोशल मीडिया का भी दौर है, इदारे तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो है हम तालीम को जो है वो उजागर कर सकें, रूशनास कर सकें। और जैसे कहते हैं कि ए आईना तू हमसे बहुत अच्छा है, हम तो इतने भी रूह शनास ना थे। तो वो रूह शनासी का जो जज्बा तालीमी इदारे, नो डाउट बहुत हमारे मारूफ तालीमी इदारे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन
उसमें मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स का भी रोल है कि उनको जो है वो खुद से भी, जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी तालीमी इदारा चाहे आप कुछ भी कर लें तो आपको इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं कर सकेगा हेल्प आउट, जब आपने खुद एक्सरसाइज नहीं उसकी करनी जो आपने रीड किया है या जो आपने जो लोगों तक जो है ना पहुंचाया अपना। दूसरा नुमान, आप मुझे बताइए, आपका लिटरेचर में काफी दिलचस्पी है, तो किस शायर को और मुसन्निफ को ज्यादा पसंद करते जी हैं मैं नासिर काज़मी साहब मुझे बहुत पसंद हैं, और इसके साथ साथ हबीब जालिब साहब हैं, अच्छा। फैज अहमद फैज साहब हैं, उनकी शायरी, और गालिब मीर तकी मीर गालिब और इकबाल, ये शायर जो हैं वो, मैं यकीन जानिए मैं बहुत छोटी एज में था, जब मैं स्कूल में था तो मैंने इनके शेर जो है वो मैंने याद करना शुरू कर दिया था और मुझे खुद ही याद हो जाते थे, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। कोई हमारी नजर भी कोई शेयर करे फिर इनका। जी कहते हैं, हमारे घर के दरवाजे पे नासिर, हमारे घर के दरवाजे पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। आप देखें कि गम की नुमाइंदगी कितनी खूबसूरत अंदाज से और कितने मुख्तसरन अल्फाज में जो है वो उन्होंने की है। और मैं आपको इसके हवाले से एक चीज़ ऐड करना, जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि जो आशिक है उसकी 2 ईदें जो हैं होती हैं, वो ये भी बड़ा इंफॉर्मेटिव। उन्होंने फरमाया कि एक ईद उसकी वो है कि जब वो अपनी अना को मार लेता है, ठीक है, और दूसरी ईद उसकी तब होती है जब वो खुद मरता है, यानी कि वो महबूब हकीकी के सामने जब जाता है तो उसकी असल ईद वो है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी लिखी हुई शायरी भी आपको वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर जो नसरी नज़म है वो भी मैं आपको, जिस तरह आप कहते हैं तो मैं वो भी आपको पेश करूंगा। ठीक है जी। नुमान महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और नुमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। और जिस तरह समाजी कारकुन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाबी जो खिदमत खल्क के लिए लोग काम कर रहे होते हैं, इनका जो दिल है और इनका जज्बा बहुत बड़ा होता है, और हमें भी इनमें जो अपना किरदार निभाना चाहिए और खिदमत इंसानियत के लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा हमने भी अपनी जो है अना मार कर आगे बढ़ना है।